Students, today we will teach you chapter 11 बल तथा दाब। अब बल और दाब क्या होता है? किसी भी वस्तु के ऊपर हमारे शरीर के द्वारा जो प्रतिक्रिया की जा रही है, अपने शरीर की एनर्जी को, जो किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए लगाए जाने वाली शक्ति जो होती है हमारी, वो क्या होती है? हमारी दाब। हमारी तो हमारे चारों ओर की जो वायु है उसके द्वारा लगाए गए दाब को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। आप लीजिएगा एक बैलून के अंदर जो हमने अपना प्रेशर डाला, एयर डाली, उसके कारण बैलून हमारा फूल जाता है। तो किसी चीज को धक्का दे करके, अपना बल लगा करके या अपनी तरफ खींचना जो होता है वो हमारा अभिकर्षित करना हो जाता है, वो बल हो जाता है हमारा। तो बल दो वस्तुओं के बीच की एक क्रिया के कारण ही बल लग पाता है। बल का परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। बल हमें देखना होगा कि किस दिशा में लग रहा है। तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में या उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम ये कैसे निश्चित करते हैं कि दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या सूचित करती है? जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसे कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है, इसके बारे में स्टडी हम करेंगे। आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभव को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करेंगे? एक गोली यानी कि गेंद को किस प्रकार रोकती है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी के प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा में बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं? इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है या फिर इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम अक्सर ये कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं, प्रहार करते हैं, तो उस पर जो हमारे शरीर द्वारा बल लगाया जाता है, बल क्या है? जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह है क्या प्रभाव डालता है, इस अध्याय में हम स्टडी करेंगे। तो पॉइंट आता है हमारे 11.1 पर देखिएगा, बल अपकर्षण या अभिकर्षण। उठाना, किसी चीज को खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि जो हमारे इस तरह की क्रियाएं हैं जो प्रायः कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं? तो आइए हम इसमें देखते हैं आगे। आप एक टेबल बना लेंगे। टेबल में आप सबसे पहले क्रमशः डालेंगे, फिर स्थिति का वर्णन डालेंगे कि मेज पर जैसे कोई वस्तु रखी है, वो उसे गतिशील बनाना है। अब उसे गतिशील बनाने के लिए उठाना है, खींचना है या धक्का देना है, तो वो हमारा जो भी इसको करना है, मेज पर रखी हुई पुस्तक को हम धक्का तो देंगे नहीं, ना खींचेंगे, तो उठाना है। तो उठाना हमारा क्या कहलाएगा? अपकर्षण या अभिकर्षण। उसके ऊपर हम टिक लगाएंगे, दोनों ही हो जाएगा वो। आपने ध्यान दिया होगा कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण, खींचना या अपकर्षण, धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, अपकर्षित करना या खींचना अभिकर्षित पड़ता है? विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले खिंचाव को, अभिकर्षण या अपकर्षण को हम बल कह देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण ही होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, इसको हम स्टडी करते हैं। लास्ट क्लास में 6 में पढ़ा था आपने कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप चुंबक लीजिए और दूसरे हाथ में लोहे का टुकड़ा लीजिए, तो चुंबक उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो क्या आकर्षण भी खिंचाव है?
खिंचाव किसे कहते हैं? अभिकर्षण को। तो किसी चुंबक के दोनों समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह खिंचाव अभिकर्षण है, यह धक्का अपकर्षण है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 11.2 पर, बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार से पीछे खड़ा है और उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी। तो मान लीजिए आदमी कार को धक्का लगाने का प्रारंभ करता है, अर्थात फिर इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। मान लो एक खेल खेल रही हैं लड़कियां, 3 स्थितियां दर्शा रही हैं जिनमें संभवतः आप परिचित में होंगे कि भाई कौन किसको खींच रहा है। जब एक लड़की दूसरी लड़की के हाथों में हाथ लेकर के और एक दूसरी तरफ खींच रहे हैं, तभी तो वो घूम पा रहे हैं। तो वे दोनों एक दूसरे को धक्का देती सी प्रतीत हो रही हैं। तो धक्का, जब चित्र 11.3 में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है, इसी प्रकार 11.3 में देखिए कि भाई ये बैल आदमी को खींचा या आदमी इस बैल को खींचा। तो आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। तो क्या यह बात आदमी और गाय पर भी लागू होती है? इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी जरूरी है। इस प्रकार 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। तो आइए हम बल के बारे में और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। एक्टिविटी हमारी 11.2 होती है, कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकते हैं। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करें। क्या आप इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा में धकेले। क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि ये गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? क्या आपने कभी रस्साकशी का खेल देखा है? इस खेल में 2 टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं तो दोनों दूसरी तरफ से दूसरी खींचती हैं। तो दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। और कभी कभी क्या होता है इसमें, कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। तो आप जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं 11.5 में दोनों टोलियां रस्से को एक समान बल से खींच रही हैं, लेकिन रस्सा तो खिसकता ही नहीं है। जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात वो अधिक बल लगाती है, अतः अंत में वही खेल में विजय हो जाती है। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब याद कीजिएगा क्रियाकलाप 11 पॉइंट में जब आप और आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला तो क्या हुआ? यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल जो होता है दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। एक्टिविटी 11.2 में जब दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था कि वो इस तरह से उनपे गति नहीं हो पा रही है। रस्साकशी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता है। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायतः इसके परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए कि यदि बल लगाए गए बल की दिशा या परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। तो इसका क्या अर्थ यह भी है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल 0 होगा। सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे तो हो सकता है, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। नेक्स्ट होता है हमारा 11.4, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो आइए स्टडी करते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। एक्टिविटी 11.3, रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद गति में आ जाती है?
गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए, क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? ये बढ़ती है, घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह बढ़ती है या घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा? तो आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए से पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विरामावस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। मान लीजिए कि गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति में दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। तो मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेल कर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा है। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट, आज के इस पीरियड में हम अपने चैप्टर को यही स्टॉप करते हैं। आएगा चैप्टर नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आई होप सभी अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे, बुक से रीड करेंगे। थैंक यू एवरीवन।